जय हिंद बच्चों, आपका मैं पुनः स्वागत करता हूं करियर टाइम कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने पार्ट 1 ज्योग्राफी देखा था लास्ट टाइम। आज मैं पार्ट 2 लेके आया हूं। जैसे पिछली बार हमने एक टॉपिक देखा था जहां से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एग्जाम में, बिल्कुल वैसा ही आज भी हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं। यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में मिलेंगे और मिलते रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप इस चैनल पर बने रहें। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि बहुत सारी चीजें हम लोगों ने आपके लिए प्रिपेयर कर दी हैं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर दी हैं, सभी टीचर फुली एनर्जाइज हैं आपको पूरा ज्ञान देने के लिए। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करते रहिए और हमेशा इससे बने रहिए। रेगुलर सारी वीडियोस देखते रहिए। बेस्ट कंटेंट आपको मालूम ही है कि हम लोग देते हैं, तो वैसा ही कंटेंट आपके लिए हम लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में 3-4 चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं और जहां से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं देखने के लिए। अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है अपना सोलर इंसोलेशन। सोलर इंसोलेशन या इसको हिंदी में कहते हैं सूर्यातप। कई जगह सूर्यताप भी आपको देखने को मिलेगा। सूर्यताप या सूर्यतप एक ही बात है, हम लोग इसको समझते हैं। बच्चों, दो चीजों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर वो पता होगा तो फिर यहां से सारे क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। देखिए, दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है रेडिएशन, रेडिएशन यानी इसको हिंदी में कहते हैं विकिरण, और दूसरा जो शब्द होता है वो होता है सूर्यतप। जैसा कि मैंने लिखा सूर्यतप या सूर्यताप, और या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सोलर इंसोलेशन। सोलर इंसोलेशन समझते हैं इस वीडियो को। देखिए, विकिरण का मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है। सूर्य से निकलने वाली जो भी ऊर्जा रहती है वो सभी ऊर्जा क्या होती है, विकिरण के रूप में निकलती है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पहले भी कि विकिरण क्या होते हैं, एनर्जी के बॉन्ड होते हैं, एनर्जी के बंडल्स होते हैं। तो सूर्य से निकलने वाली सभी जो ऊर्जाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, विकिरण। अब इसमें से ही ऐसा विकिरण जो हमारी पृथ्वी के बाहरी एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है वही क्या कहलाता है बच्चों, सूर्यतप। जैसा एक मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं यहां पर, तो अगर अपना ये सूर्य है और ये हमारे यहां पर पृथ्वी है, इस सूर्य से निकलने वाला जो भी चीजें हैं, जो भी ऊर्जा है, वो सब क्या होता है बच्चों, विकिरण। लेकिन इस सूर्य से जो भी ऊर्जा हमारी पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल तक पहुंच रही है बच्चों, वही क्या होता है, सूर्यताप। ठीक है। अब यहीं से देखिए आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मुझे बच्चों बताइए, ये अपनी भूमध्य रेखा है पृथ्वी पर, यानी अपनी इक्विलेटरल लाइन, और ये हमारे पोल्स हैं। मुझे सोच के बताइए बच्चों कि यहां सूर्य से जब विकिरण पहुंचता होगा तो अधिकतम मैक्सिमम विकिरण कहां पहुंचता होगा, क्या इक्वेटर पर और या फिर पोल्स पर? साफ साफ दिख रहा है हमें कि इक्वेटर सूर्य के नजदीक है कंपैरिजन में पोल्स के। तो यहां पर हमारा जो विकिरण है वो कैसा रहता है बच्चों, ज्यादा रहता है, और पोल्स पे कैसा रहता है बच्चों, कम रहता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनता है बच्चों कि सूर्यातप अधिकतम कहां होता है और न्यूनतम कहां होता है। तो बच्चों अगर अधिकतम की हम लोग बात करें तो अधिकतम बच्चों ये रहता है भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर। और जो न्यूनतम रहता है बच्चों, न्यूनतम ये रहता है बच्चों अपने ध्रुवों पर, यानी पोल्स पर। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए, 4 पर समझ में आए। विकिरण का अर्थ क्या है, सूर्य से निकलने वाली कुल ऊर्जा की मात्रा, और सूर्यताप का मतलब क्या है, सूर्य से निकलने वाला वह विकिरण जो पृथ्वी पर पहुंच जाता है। दूसरी बात मैंने क्या समझाई कि सूर्यताप अधिकतम कहां रहता है बच्चों, भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर, और न्यूनतम कहां रहता है बच्चों, ध्रुवों पर यानी पोल्स पर। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछी जाती है बच्चों, इस सूर्यताप का मान, यानी सूर्य से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसमें से जो पृथ्वी पर पहुंचती है वो बच्चों फिक्स रहती है, और वो रहती है 1.94 कैलोरी। कैलोरी ये कैसे रहती है बच्चों, ये रहती है पर मिनट और पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया ये चीज समझ में आया, नहीं आया? सुनिए, इसका मतलब क्या है कि सूर्य से हर मिनट में पृथ्वी के प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी ऊर्जा आती है बच्चों, 1.94 कैलोरी। समझ गए? तो अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर सोलर इंसोलेशन की वैल्यू क्या है, सूर्यताप का मान क्या है, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मिनट। ये एवरेज वैल्यू होगी, हमको पता ही है। इक्वेटर पर कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा, और ध्रुवों पर कैसा रहेगा, वो कम रहेगा। इतनी बात अपने को समझ में आई। यहीं पर एक बात और ध्यान करनी है बच्चों,
इसी चीज को, जो सूर्य ताप का मान था, इसी चीज को हम लोग सोलर कांस्टेंट या फिर सूर्य ताप स्थिरांक भी बोलते हैं। सोलर कांस्टेंट और या फिर स्थिरांक, सोलर यानी सौर स्थिरांक। ठीक है, 5 बातें आपको यहां से क्लियर हुई। देखिए बच्चों, एक तो विकिरण का अर्थ है सूर्य से निकलने वाली कुल ऊर्जा, सूर्य तप का मान हो गया सूर्य से निकलने वाली वह ऊर्जा जो पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल तक पहुंच जाए। सूर्य तप अधिकतम कहां होता है बच्चों? भूमध्य रेखा पर होता है, और न्यूनतम कहां होता है बच्चों? ध्रुवों पर होता है। अगर सूर्य तप का मान पूछेगा तो बच्चों कितना है? 1.94 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बातें अपने को ध्यान में आई। अब देखिए यहां से नया क्वेश्चन जो आपको समझना है वो क्या समझना है बच्चों? अपना जो सूर्य है, यहां से जब पृथ्वी पर ऊर्जा आती है बच्चों, तो वो सारा जो विकिरण होता है वो पृथ्वी पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अमाउंट में जाता है। कुछ विकिरण ऐसा भी होता होगा जो पृथ्वी के वायुमंडल में ही घुल जाता होगा, यानी एब्जॉर्ब हो जाता होगा। कुछ विकिरण ऐसा होता होगा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता होगा। कुछ विकिरण ऐसा भी होता होगा जो पृथ्वी से बाहर निकल जाता होगा। ऐसे कई प्रकार के विभेद इसमें हैं। तो अपना अगला ही टॉपिक इसी टॉपिक में है हीट बजट, यानी पृथ्वी पर कहां कहां पर कौन कौन सी ऊर्जाएं पहुंचती हैं। बढ़ते हैं उस पर आगे, देखेंगे ध्यान से, जुड़े रहिए चैनल के साथ। मैंने पहले ही आपसे कहा कि यहां पर हर सब्जेक्ट के वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं और तेजी से अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपका जो समय 3 महीने में रुका हुआ था वो वापस से चल जाए। तो सारे वीडियोस आप देखिए, जितने भी टीचर्स यहां पर हैं, आपको पता ही है कि पूरा बेस्ट फैकल्टी पैनल हम लोगों ने शुरुआत में ही दिया था, आप भी फिर उसको दे रहे हैं, तो इसको आप देखते रहिए। हीट बजट हम लोग देखेंगे यहां पर, हीट बजट। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक चार्ट बनाता हूं आपके लिए, उस चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस चार्ट से ही बच्चों 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, बहुत बार आए हैं, जिनको मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे कई क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में मिलते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़ रहे हैं हीट बजट। तो हीट बजट में देखिए, जो सूर्य का विकिरण है, सूर्य का विकिरण, इसमें से पृथ्वी पर जो ताप आता है बच्चों, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अगर हम माने कि सौर विकिरण 100% है, 100% है, इस 100% में से कुछ परसेंटेज यानी 51% अलग चीज में जाता है और 49% अलग चीज में जाता है। अब ये कैसे डिवाइड होता है समझिए। जो सूर्य का विकिरण 100% पृथ्वी पर आ रहा है, उसमें से 51% ऐसा होता है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। देखिए समझिए, इस डायग्राम से समझिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इसके ऊपर पूरा ये पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा नीचे इसको ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको सही से दिखे। ये अपना सूर्य है, ये अपनी पृथ्वी है, और ये इसका वायुमंडल मान लिया। अब मैंने क्या बोला कि सूर्य से क्या होता है, बाहरी वायुमंडल तक पूरा विकिरण आता है इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने इसको 2 भागों में बांटा है, 51% और 49। ये कैसे बांटा मैंने? ये जो विकिरण बाहरी वायुमंडल तक आ रहा है, इसमें से कुछ विकिरण ही क्या होता है, पृथ्वी की सतह तक पहुंच पाता है। बाकी सारा विकिरण इस एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, इसी में अवशोषित हो जाता है। तो जो ये 51% मामला है, ये पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाला ही सूर्य तप है। समझ में आ गया आपको कि 51 क्या है? जो विकिरण सूर्य का पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसको लिखता हूं मैं यहां पर। देखिए 51 कौन सा है? जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, पृथ्वी की सतह तक। ठीक है, इतना समझ में आया। और जो ये बाकी का 49 है, ये क्या होता है? ये वायुमंडल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी वायुमंडल द्वारा अवशोषित, वायुमंडल द्वारा अवशोषित। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? पृथ्वी की सतह तक कितना पहुंचता है? 51% पहुंचता है, और वायुमंडल द्वारा अवशोषित कितना होता है बच्चों? 49% होता है। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज और समझिए बच्चों, जो आपको कंफ्यूजन से बचाएगी। जो भी सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आया था इस तरीके से, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें से 51% जो होता है वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है, बाकी का 49% जो होता है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित होता है। बच्चों यहीं पर ध्यान रखिए, वायुमंडल द्वारा अवशोषित होने के साथ साथ यहां से कुछ प्रकाश वापस अंतरिक्ष में भी चला जाता है।
यानी 49% में दो तरह के प्रकाश सम्मिलित हैं, एक तो जो वायुमंडल में अवशोषित हो जाए और जो दूसरा आकाश में यानी अंतरिक्ष में चला जाए। तो यहां पर मैं एक बात और लिखूंगा, अंतरिक्ष में परावर्तित। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? हमने सूर्य तप को दो भाग में बांटा, एक तो 51% जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और दूसरा 49% जिसमें दो चीजें होती हैं, वायुमंडल में अवशोषित और अंतरिक्ष में परावर्तित। अब बच्चों अगली बात समझेंगे, अगली बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए जो ये प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है बच्चों, इसके भी फिर दो भाग हो जाते हैं जो आपको ध्यान में करने हैं बच्चों, एक 34% और दूसरा 17%। ये कैसे हुआ, जरा मेरी बात ध्यान से देखना। हमने सूर्य के प्रकाश को जब पृथ्वी की सतह तक पहुंचाया, जब पृथ्वी की सतह पर आया, तो बच्चों क्या पृथ्वी की सतह से वो प्रकाश बाहर निकलता है, वो हीट बाहर निकलती है? हाँ निकलती है। जब सूर्य के प्रकाश से धरती गर्म होती है तो धरती में से वापस वो विकिरण बाहर जाता है, यानी जो भी सूर्य का ताप पृथ्वी तक पहुंचा, अब ये पृथ्वी से बाहर निकलेगा इस तरह। ठीक है, जब ये पृथ्वी से बाहर निकलता है तो बच्चों दो केस में बंटता है, कुछ प्रकाश तो निकलने के बाद अंतरिक्ष तक पहुंच जाता है और कुछ प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में ही रुक जाता है। यानी इसके भी दो भाग हो गए, एक तो अंतरिक्ष में परावर्तित, अंतरिक्ष में परावर्तित भाग और दूसरा हो गया वायुमंडल द्वारा अवशोषित भाग, वायुमंडल द्वारा अवशोषित भाग। बच्चों क्या आपको समझ में आया? फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। 100% कुल लाइट आई थी सन की, जिसमें से 51% कहां आ गई? पृथ्वी की सतह तक पहुंच गया। और 49% में क्या हुआ? कुछ प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हुआ और कुछ अंतरिक्ष में परावर्तित हो गया। जब ये पृथ्वी की सतह तक आया और सतह से जब वापस बाहर निकला तो फिर से दो भागों में बटा, कुछ वायुमंडल में अवशोषित हो गया और कुछ कहां हो गया? अंतरिक्ष में परावर्तित हो गया। ऐसे इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, इस 49% के भी दो भाग जैसा कि लिखे हुए हैं उनको भी डिवाइड कर लेते हैं। 49% में से 35% एंड 14% यानी 14%। ठीक है, ये कैसे डिवाइड होता है? ये तो जो 35% है ये होता है अंतरिक्ष में परावर्तित, अंतरिक्ष में परावर्तित, और जो दूसरा होता है ये होता है बच्चों वायुमंडल में अवशोषित, वायुमंडल में अवशोषित। ठीक है, ये इस तरीके से डिवीजन होता है। आपने देखा हीट बजट यहां पे। अब देखिए बच्चों यहां पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। अगर आपसे पूछता है कि कुल सूर्य का प्रकाश कितना है जो वायुमंडल में अवशोषित होता है, तो बच्चों कितना हुआ? देखिए यहां पर कितना अवशोषित हुआ? 34%। और यहां पर कितना हुआ? 14%। यानी कुल कितना हो गया बच्चों? 34 और 14 कितना हुआ? 48। यानी सूर्य के प्रकाश में से 100% में से जो 48% है वो केवल कहां जा रहा है बच्चों? वायुमंडल में अवशोषित हो रहा है। इसके अलावा अगर अंतरिक्ष में जाने की बात करें तो बच्चों यहां पे कितना गया? 17%। और यहां पर कितना गया बच्चों? 35%। तो दोनों मिलाकर कितना हो गया बच्चों? 52%। क्या ये बात समझ में आई? सूर्य का कुल प्रकाश जो 100% आता है बच्चों, उसमें से 52% तो वैसा का वैसा ही अंतरिक्ष में निकल जाता है और बाकी 48% जो होता है वो वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। यहां पर बच्चों एक बात और ध्यान रखना, अगर ऐसा होता कि वायुमंडल में सैकड़ों सालों से सूर्य का प्रकाश अवशोषित होता जाता तो वायुमंडल गर्म होकर जल चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो वायुमंडल में अवशोषित होता है बच्चों, यह प्रकाश भी धीरे धीरे अंतरिक्ष में वापस जाता रहता है। ठीक है, अपने को समझ में आई 3-4 बातें। अगर पूछे सूर्य विकिरण में से कितना पृथ्वी की सतह तक आएगा तो 51, कितना वायुमंडल में जाएगा तो 48, कितना अंतरिक्ष में जाएगा तो अपना आंसर यहां से निकल के आ गया बच्चों 52%। सही है? ठीक है, समझ में आई इतनी पूरी बात। यहां से अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं जो कि आपको सोचकर बताना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे सोचकर बताइए कि अपना जो वायुमंडल है वो निम्न में से किसके प्रकाश से गर्म होता है? मैं उसका यहां पे ऑप्शन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे कि अपना जो वायुमंडल है बच्चों वो निम्न में से किसके प्रकाश से गर्म होता है। ये पुराने पेपर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा। मैं यहां पे आपको दिखाता हूं
क्या सूर्य के विकिरण से गर्म होते हैं? हमारा जो वायुमंडल है वो क्या सूर्य के विकिरण से गर्म होता है? क्या पृथ्वी के विकिरण से गर्म होता है? क्या इनमें से किसी से गर्म नहीं होता? और क्या स्वतः गर्म होता है? ठीक है, आपको बताना है कि हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो निम्न में से किस विकिरण से गर्म होता है। सोचकर बताइए कि इसमें से आपका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए मुझे, मैं देखता हूं कि आपने कौन सा आंसर दिया है। आसान क्वेश्चन है, अगर इस चार्ट को ध्यान में करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, देख रहा हूं मैं। इसका देखिए सही आंसर आपको चार्ट के माध्यम से दिख रहा है। बच्चों मुझे बताओ, वायुमंडल कब गर्म होगा? जब वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि सारा प्रकाश सूर्य का ही प्रकाश है, लेकिन जब एक बार वो पृथ्वी की सतह में आ गया, अब पृथ्वी उसे निकाल रही है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? पृथ्वी का विकिरण। हालांकि वो सूर्य का विकिरण है, लेकिन जब एक बार पृथ्वी में आ गया, अब पृथ्वी निकाल रही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? पृथ्वी का विकिरण। तो पृथ्वी के विकिरण से वायुमंडल में कितना प्रकाश गया बच्चों? 34। और जो सूर्य का सीधे आया है उससे कितना गया बच्चों? 14। यानी जो सूर्य का प्रकाश सीधे ऊपर से आ रहा है उससे वायुमंडल हमारा कम गर्म होता है, जबकि नीचे से पृथ्वी जो छोड़ रही है विकिरण उससे कैसा होता है बच्चों? ज्यादा गर्म होता है। तो यहां पे आंसर हमारा होगा बच्चों पृथ्वी का विकिरण। आपने ध्यान दिया होगा कि पृथ्वी पर भी जो नीचे की वायु होती है बच्चों वो गर्म होती है, और जैसे जैसे पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ती जाती है बच्चों वैसे वैसे गर्मी कम होती जाती है, वैसे वैसे हवा का तापमान गिरता जाता है। तो उसका रीजन ही यही है कि पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण से ही बच्चों क्या हो रहा है? हवाएं गर्म हो रही है, वायुमंडल गर्म हो रहा है। समझ में आई हमको 5 बातें। सूर्य का विकिरण 100%, इसमें से पृथ्वी में कितना जाएगा? 51। इसमें से वायुमंडल कितना करेगा अवशोषित? 52। और इसमें से वापस अंतरिक्ष में कितना जाएगा बच्चों? वायुमंडल में कितना आएगा बच्चों? देखिए 34 और 14 कितना हुआ? ये 48। यानी वायुमंडल में कितना जाएगा? 48। और दूसरा अंतरिक्ष में कितना जाएगा बच्चों? 17। और यहां से कितना गया? 35, यानी 52। यानी अंतरिक्ष में कितना चला गया बच्चों? 52। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? ये हीट बजट आपको समझ में आया? यहां से ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई आ चुके हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और सिखाता हूं यहीं से, देखिए उससे आपका दिमाग थोड़ा सा और खुलेगा और 2 क्वेश्चन क्लियर होंगे। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और आपको दिखाता हूं तो थोड़ा सा आपका दिमाग और खुल जाएगा। देखिए ध्यान से, यहां पे कुछ मैं ऑप्शन लिख रहा हूं और आपको उनमें से एक चीज पहचाननी है। यहां लिखा मैंने 1.23, यहां लिख दे रहा हूं मैं कैलोरी। यहां लिखा मैंने 0.97 कैलोरी। यहां लिख दिया 1.94 कैलोरी। और यहां मैं लिख देता हूं 2.02 कैलोरी। अभी आपको इनमें से मुझे बताना है कि इनमें से वो कौन सा डिजिट है या वो कौन सा वैल्यू है जो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। इसमें से मुझे सोचकर बताइए, इनमें से कौन सा वो कैलोरी का डिजिट है जो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है? वो कौन सा है? आप सोचकर बताइए। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने वीडियो शुरू से देखा होगा अभी तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। मैंने अभी उसको बताया है, देखेंगे ध्यान से। अगर इस चार्ट को भी समझा होगा तो भी आप इसका आंसर बता पाएंगे। कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताइए। ठीक है, कुछ आंसर्स आए हैं, देखिए अपने आंसर को मैच कीजिए और अपनी गलती को सुधारिए अगर है तो। इसका सही आंसर है बच्चों 0.97 कैलोरी। ये मैंने कैसे बताया? देखिए 100% जो लाइट थी तो मैंने आपको बताया था कि वो कितनी होती है? 1.94 कैलोरी। इतनी तो आती है पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इतनी तो कैलोरी आती है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा। अब उसमें से अगर पृथ्वी की सतह तक मैंने पूछा था तो पृथ्वी की सतह पर कितना आ रहा है बच्चों? 51%, है ना? 51 का मतलब लगभग 50%। तो जो 1.94 कैलोरी हमारे बाहरी वायुमंडल तक आ रही है, इसमें से 50% करेंगे तो इसके आसपास की वैल्यू ही आएगी।
जब इसके आसपास की वैल्यू आएगी इसका मतलब यही सही आंसर है जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारे सीजीएल में आया हुआ है, प्रीलिम्स में आपको देखा होगा, आपने देखा होगा क्वेश्चन। और ऐसे भी कई सारे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जरूर। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं या जो क्वेश्चंस हैं जो इन टॉपिक से संबंधित हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए नई वीडियो में लेके आऊंगा। ये अपने को समझ में आया हीट बजट। इसके बाद आगे हम लोग कहानी पढ़ते हैं। बच्चों एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह हीट जो होती है पृथ्वी पर कई जगह पे अलग अलग होती है। तो सूर्य का प्रकाश भले ही से पूरी पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल पर 1.94 कैलोरी आ रहा है, लेकिन पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गर्मी होती है। यह हमें दिमाग में बात थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होगी कि जब सूर्य से प्रकाश हमारा निश्चित है 1.94 कैलोरी, तो पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग गर्मी क्यों होती है, कहीं पर ज्यादा क्यों होती है, कहीं पर गर्म क्यों होती है। तो हमारी पृथ्वी पर जो कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई सारे कारक होते हैं जो गर्मी को या तापमान को कंट्रोल करते हैं। इस हीट बजट के बाद अपना अगला टॉपिक वही है, टेंपरेचर कंट्रोलिंग फैक्टर्स देखेंगे हम लोग। ये बच्चों छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार बनते रहते हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो जरूर हमको फायदा मिलेगा। लाइव क्लासेस मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि हम लोग शुरू कर रहे हैं और बहुत तेजी से उस पर काम चल रहा है, बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और बहुत जल्दी से आपकी तैयारी दोबारा तेज हो जाएगी। देखेंगे हम लोग फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, यानी तापमान नियंत्रण करने वाले कारक। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से। देखिए टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले वैसे तो बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारी वजहों से अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेम्परेचर होता है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य कारक हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा आज, और वहीं से क्वेश्चन हमारा बन जाता है। देखेंगे पहली बात, सबसे पहला जो कारक है बच्चों वो है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी समझेंगे इसको बहुत ध्यान से। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है, समझिए इसको बच्चों। देखिए यहां अगर एक पृथ्वी मैंने ड्रॉ किया और ये मैंने इक्वेटर यहां पे बना दिया, ठीक है। हमने अभी स्टार्टिंग में देखा था कि सूर्य तप का मान सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों, इक्वेटर पर। सबसे ज्यादा जो सूर्य का विकिरण होता है वो कहां आता है बच्चों, इक्वेटर पर। इसका मतलब क्या है बच्चों कि इक्वेटर पर तो सबसे ज्यादा तापमान रहना ही चाहिए। जब यहां पे तापमान गर्मी ज्यादा आती है तो, है ना, वो बात अलग है कि इक्वेटर पर सबसे ज्यादा गर्मी नहीं होती है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी सबसे ज्यादा तापमान कहां होता है वो आगे करूंगा डिस्कस। फिलहाल समझिए कि यहां पर जब सूर्य तप सबसे ज्यादा आता है बच्चों, इसका मतलब यहां से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य तप का मान घटेगा। और जब मान घटेगा इसका मतलब जैसे जैसे भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान में भी क्या आएगी बच्चों, कमी आएगी। समझ गए? यानी अगर भूमध्य रेखा से मैं उत्तरी ध्रुव की ओर चलूंगा तो भी तापमान में कमी आएगी, और यहां से अगर दक्षिणी ध्रुव की ओर चलूंगा तो भी बच्चों तापमान में क्या होगा, कमी आएगी। समझ गए इतनी बात? अगर पूछेगा आपसे कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर क्या होता है, हम सीधे बोलेंगे तापमान क्या होता है, घटता है। क्लियर हो गई बात? अगर यहां पे मैं बोलूं कि दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बच्चों क्या होता है, तापमान घट जाता है। क्या यह बात समझ में आ गई आपको? एक बात समझ में आई कि भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ने पर क्या होगा, हमेशा तापमान क्या होगा, कम होता रहेगा, चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़े चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ जाए। ऐसे ही बच्चों दूसरा भी एक कारक है, वो भी समझते हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, इसका दूसरा जो कारण है वो है अपना पृथ्वी तल से ऊंचाई। पृथ्वी तल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये क्या चीज है? देखिए अभी मैंने सिखाया आपको कि हमारी पृथ्वी पर जो वायुमंडल होता है बच्चों वो कैसे गर्म होता है, वो पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण से होता है। अभी सिंपल समझ में आ गया कि जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे विकिरण वहां तक कम पहुंचेगा। जब कम पहुंचेगा तो ऊंचाई बढ़ने से भी क्या हो जाएगा बच्चों, तापमान कम हो जाएगा। यानी अगर मैं सीधे बात करूं कि ऊंचाई अगर पृथ्वी से बढ़ रही है तो इसके साथ साथ तापमान में क्या आ जाएगी बच्चों, गिरावट आ जाएगी। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई आपको? दूरी वाली बात समझ में आ गई और ऊंचाई वाली समझ में आ गई। अभी तीसरा जो कारण है वो समझिए ध्यान से, वो इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन वहीं से ज्यादा पूछे गए हैं। थोड़ा सा उसमें आपको समझना पड़ेगा, मैं समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। समुद्र से दूरी,
ठीक है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होगा ये आपको समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए बच्चों आपको एक साइंटिफिक टर्म समझनी पड़ेगी जो हमने अपनी क्लासेस में बचपन में पढ़ी होंगी, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट या फिर इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता था जरा मुझे बताओ कमेंट में, अगर पढ़ा है किसी के, अगर किसी को ध्यान है तो बताओ विशिष्ट ऊष्मा क्या था, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या था, बताओ सोच के जरा, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर ये चीज मालूम है तो हमको समझ में आसानी से आएगा, ये चीज नहीं मालूम है तो मैं आपको समझाऊंगा अभी, है ना। कमेंट करिए इसको, क्या था ये स्पेसिफिक हीट, हमने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में पढ़ा होगा, छोटी सी बात है। ठीक है, तो मैं बताता हूं आपको कि स्पेसिफिक हीट क्या था, जिनको नहीं पता है वो समझ लें बिल्कुल ध्यान से। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है वह हीट जो किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दे। यानी अगर मेरे पास कोई भी चीज है और उसका मेरे पास 1 ग्राम है तो इसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो भी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वही बच्चों क्या होता है उसकी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब यहां पे अंतर क्या है कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, और फिर ये मेरे पास डस्टर है, ये लकड़ी और फोम का बना हुआ है। ठीक है, अगर मैं चाहूं कि इसका तापमान मुझे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो इसको मुझे अलग अमाउंट में एनर्जी देनी होगी। अगर मैं इसका चाहूं 1 डिग्री बढ़ाऊं तो इसको भी मुझे अलग अमाउंट में देनी पड़ेगी। यानी क्या है कि पदार्थ की अवस्था के अनुसार, पदार्थ के स्ट्रक्चर के अनुसार उसको अलग अलग अमाउंट में ऊर्जा देनी पड़ती है और तभी उसका तापमान बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनको कम ऊर्जा देने से ही तापमान बढ़ जाए और कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनको अधिक ऊर्जा देने से तापमान बढ़े। समझ में आया? अब सुनिए, ऐसे पदार्थ जिनको कम ऊष्मा देने से ही उनका ताप बढ़ जाएगा वो जल्दी से गर्म हो जाएंगे। सीधी सी बात है, जैसे मान लो कोई भी चीज है, लोहा है तो लोहे को मैंने अगर तापमान दिया तो ऊर्जा दी उसको मैंने, अगर वो कम ऊर्जा में ही गर्म हो जाएगा, इसका मतलब वो जल्दी गर्म हो जाएगा। ऐसे जो दूसरी चीज, जैसे पानी मान लिया मैंने, पानी को अगर मैं ऊर्जा दे रहा हूं तो पानी को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है गर्म होने के लिए, इसका मतलब पानी कैसा होगा बच्चों, देर में गर्म होगा। इतनी बात क्या समझ में आई? अब यहीं पे एक बात समझिए मेरी बात बहुत ध्यान से। यहां पे मैंने क्या बोला, मैंने बस इतना बोला कि जिसको विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा चाहिए होगी वो क्या होगा, देर में गर्म होगा। ठीक है, और ऐसे ही जिसको विशिष्ट ऊष्मा कम चाहिए होगी वो जल्दी गर्म हो जाएगा, है ना। क्या ये समझ में आई बात आपको, है ना। जो जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी वो देर में गर्म होगा, उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, एनर्जी देने में टाइम लगेगा। और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम है उसको जल्दी से ऊर्जा देंगे, वो जल्दी से अपना गर्म हो जाएगा। इतनी बात अपने को समझ में आ रही है। अभी जरा मेरी बात समझो, जो अपना पता है, जो अपना जल होता है ना, जल जो पानी होता है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। जब पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा है भैया तो ये तो सबसे देर में गर्म होगा, सबसे देर में गर्म होगा, बस यही अपने को समझना है। अब यहां पे समझिए कि समुद्र से दूरी बढ़ने पर क्या होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, एक महीना ले लिया जो चल रहा है अभी, जून का महीना। ठीक है, जून के महीने में टेम्परेचर ज्यादा होता है, हमको मालूम है। अभी जरा मैंने भारत के 2 स्थानों के बारे में बात की। एक तो मैंने बात कर लिया बिल्कुल किनारे पर जो अपना स्थान है, मान लीजिए गोवा, ठीक है, और एक मैंने बात कर लिया अपना मध्य प्रदेश, अपना एमपी, है ना। ठीक है, जरा मुझे सोच के बताओ भैया, ये गोवा जो है ये समुंदर के पास में है। जब समुंदर के पास में है तो जून में जो गर्मी पड़ रही है उस गर्मी की वजह से जो हमारे मध्य प्रदेश की भूमि है, मिट्टी है, सॉइल है, वो तो तेजी से गर्म हो गई होगी। लेकिन उसके कंपैरिजन में पानी उतना गर्म थोड़ी हो पाया होगा। क्यों? पानी की विशिष्ट ऊष्मा कैसी है, ज्यादा है। जब ज्यादा है तो वो देर में गर्म होगा। जो मिट्टी होती है, बालू होती है, उसका क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब मध्य प्रदेश में टेम्परेचर कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वहां की मिट्टी, वहां की धरती कैसी हो गई है, बहुत गर्म हो गई है। उसकी वजह से वहां की वायु भी कैसी हो गई बच्चों, गर्म हो गई। लेकिन गोवा में क्या होगा, गोवा में तो पानी ही पानी है। जब पानी है तो पानी कम गर्म हुआ होगा, वहां की हवाएं कम गर्म हुई होंगी। इसका मतलब वहां पे टेम्परेचर इतना हाई नहीं हुआ होगा। इसका मतलब यहां से हमें एक बात बच्चों समझ में आई। कौन सी बात समझ में आई? देखिए, हमें समझ में यह आया कि समुद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, समुद्र से अगर दूरी बढ़ती है, कब? गर्मियों में।
अगर गर्मियों में समुद्र से दूरी बढ़ती है तो दूरी बढ़ने पर तापमान भी क्या हुआ, बढ़ गया। देखो गोवा पास में है और मध्य प्रदेश दूर है, जब मध्य प्रदेश दूर हुआ, दूरी बढ़ गई तो तापमान क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? और ऐसे अगर दूरी घटेगी तो तापमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ में आई इतनी बात? अभी दूसरी बात, अगर मान लो जून की जगह मैं महीना ले रहा हूं जनवरी, अभी जनवरी में क्या होगा बच्चों, जनवरी में क्या होगा, सब चीजें ठंडी हो जाती हैं। अगर ठंडी होनी है चीजें तो समझिए जरा एक बात, मेरी ध्यान से सुनो मेरी बात, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा थी, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों वरना समझ में नहीं आएगा। विशिष्ट ऊष्मा जिसकी ज्यादा थी, इसका मतलब उसे ज्यादा ऊर्जा दी गई है गर्म होने के लिए। जब उसे ज्यादा ऊर्जा दी गई है भैया, तो जब वो ठंडा होगा तो वो सारी ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी ना। जब उसको ज्यादा ऊर्जा दी गई है तो निकालने में भी तो टाइम लगेगा ना उसको। ऐसे ही जिसकी विशिष्ट ऊष्मा भैया कम है, कम का मतलब क्या है कि उसे कम एनर्जी दी गई है और कम एनर्जी में ही वो गर्म हो गया है, तो इसका मतलब उसे ठंडा करने के लिए कम ऊर्जा बाहर निकालनी पड़ेगी, है ना। अब कर लो पानी की बात, पानी और मिट्टी की बात कर लो भैया। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अभी हमने पढ़ा क्या थी, ज्यादा थी। जब पानी की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा है, इसका मतलब उसे ज्यादा ऊर्जा देकर गर्म करना पड़ेगा। इसका मतलब जब ठंडा होने की बारी आएगी तो भी वो देर में ठंडा होगा, सारी ऊर्जा निकालने के बाद ठंडा हो पाएगा। लेकिन मिट्टी, अगर बालू की बात करें तो वो जल्दी से गर्म हो गई थी, यानी कम ऊर्जा में ही गर्म हो गई थी। जब कम ऊर्जा में गर्म हो गई थी, इसका मतलब जब उसे ठंडा होना होगा जल्दी से वो ठंडी हो जाएगी। यानी फिर से मैं वही बात करता हूं गोवा और मध्य प्रदेश की। अगर हम गोवा की बात करेंगे तो जनवरी में गोवा उतना ठंडा नहीं हो पाएगा जितना ठंडा मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी हमने एक बात सीखी कि अगर सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में कतई कहानी उल्टी हो जाती है। कैसे, देखिए, अगर सर्दियों में बात करें, सर्दियों में अगर समुद्र से दूरी बढ़ती है, सर्दियों में अगर समुद्र से दूरी बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा बच्चों, कम हो जाएगा। दूरी बढ़ी ना, मध्य प्रदेश अधिक दूर है सर्दियों में, तो कैसा हो गया, वो ठंडा हो गया, तो तापमान क्या होता है बच्चों, गिर जाता है या कम हो जाता है। समझ में आई तीनों बातें? अगर भूमध्य रेखा से दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, तापमान कम होगा। समुद्र से ऊंचाई बढ़ेगी, अगर पृथ्वी सतह से ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या होगा, अपना तापमान कम हो जाएगा। समुद्र से अगर दूरी बढ़ती है तो गर्मियों में दूरी बढ़ने पर क्या होगा, ताप बढ़ेगा, और सर्दियों में दूरी बढ़ने पर क्या होगा बच्चों, तापमान घट जाएगा। क्या ये अपने को समझ में आया? अपने को फैक्टर्स समझ में आ गए कंट्रोलिंग वाले, अपने को सूर्य तप समझ में आ गया, और अपने को हीट का बजट समझ में आ गया। ठीक है, अब यहीं से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। जरा समझिए, इन सब कारणों की वजह से हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तापमान होगा। कहीं पर ज्यादा तापमान होगा और कहीं पर कैसा होगा बच्चों, कम तापमान होगा। मुझे जरा सोच के बताओ बच्चों, जहां पर तापमान ज्यादा है तो वहां की हवाएं भी तो गर्म होंगी ना भैया, और जहां पे तापमान कम है वहां पे हवाएं भी कैसी होंगी भैया, ठंडी होंगी। अच्छा, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था जब छोटी छोटी क्लासों में थे कि हवा जब गर्म होती है तो गर्म होके हल्की होके ऊपर उठ जाती है, और जब ठंडी होती है तो ठंडी होके भारी होके नीचे जाती है। पढ़ा था हमने। अच्छा सुनो, जब हवा जे ऊपर उड़ गई तो हवा का दाब नीचे कैसा हो गया, कम हो गया। भाई हवा तो गर्म होके ऊपर उड़ गई, जब हवा ऊपर चली गई तो नीचे दाब कैसा हो गया उसका, कम। और मान लो हवा नीचे आ गई, बैठ गई, तो दाब कैसा हो गया भैया, ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि हमारी पृथ्वी पर तापमान अलग अलग है तो हमारी पूरी पृथ्वी पर दाब भी अलग अलग होगा, प्रेशर भी अलग अलग होगा। समझ में आया? इसी वजह से हमारी पूरी पृथ्वी पर 4 दाब पेटियां पाई जाती हैं। तो अगला टॉपिक अपना वही है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली दाब पेटियां यानी प्रेशर बेल्ट। तो अपना अगला टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ, यानी दाब पेटियां पृथ्वी पर। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है बच्चों। टाइम बहुत निकल गया है तो अभी आप लोग जल्दी से लग जाइए, बस सारे काम छोड़कर। बहुत छुट्टियां हो गई हम लोग की भी और आप लोग की भी, इसीलिए अब सारे काम छोड़कर दोबारा से पढ़ाई पे लग जाइए। किताबों पे जो धूल जम गई है उसे साफ कर लीजिए बच्चों। बहुत गोल्डन मौका है ये इस समय पढ़ने का, क्योंकि आपको लगातार अभी एग्जाम भी मिलने वाले हैं और लगातार क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। तो सब कुछ छोड़ के इस समय पढ़ाई पर लग जाइए। जो नुकसान आपका हुआ है पढ़ाई का उसे जल्दी से पूरा कर लीजिए। हम लोग के साथ पूरी मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहां पर, तो आप भी हम लोग के साथ पूरी मेहनत से लग जाइए। प्रेशर बेल्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रेशर बेल्ट या इसे हिंदी में कहते हैं दाब पेटियां, ठीक है, दाब पेटियां।
बच्चों दाब पेटियां पढ़ने से पहले दाब के बारे में समझिए, जो अपना वायु दाब होता है उसके बारे में समझिए, हमने पढ़ाई है पहले। वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है बच्चों, वायु के द्वारा लगने वाला दाब। 3-4 बातें छोटी छोटी हैं जो आपके एग्जाम में बन जाती हैं, हम लोग पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे तो क्लियर हो जाएंगी। एक तो पहली बात कि वायु दाब को नापने वाला यंत्र कौन सा होता है, यानी टूल कौन सा होता है, तो हम सभी को मालूम बच्चों, बैरोमीटर उसको बोलते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, अपना दाब जो होता है वायु दाब उसको नापते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात समझिए, बैरोमीटर के द्वारा हम दाब नापते हैं। अब नॉर्मल अगर आपसे दाब पूछा जाएगा कि सामान्य दाब कितना होता है बच्चों, तो आपको ध्यान होगी एक डिजिट 76 सेंटीमीटर पारा। ये कहीं पढ़ा, कहीं पढ़ा है क्या आपने 76 सेंटीमीटर पारा? हाँ पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है कि जो सामान्य वायु दाब होता है बच्चों, वो पारे के 76 सेंटीमीटर ऊंचाई के बराबर होता है। अब ये पारे की 76 सेंटीमीटर ऊंचाई का मतलब क्या है, जो भी हमारा दाबमापी होता है बच्चों, उसमें भरा होता है पारा। वो पारा दाब बढ़ने पर ऊपर की ओर बढ़ता है। जब दाब बढ़ने पर ऊपर की ओर बढ़ता है तो सामान्य वायु दाब इतना होता है कि पारा 76 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। जनरली आपसे कोई पूछे कि सामान्य वायु दाब कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, उतना होता है जितना 76 सेंटीमीटर पारे पर होता है। समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। इसी को अगर दूसरी भाषा में हम लोग देखें, इसकी अगर वैल्यू को देखें तो 1013 ग्राम, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि सामान्य वायु दाब कितना है, हम बोलेंगे 1013 ग्राम, या फिर इसकी एक और यूनिट होती है, मात्रक होता है 1013 मिली बार। क्या ये बात समझ में आ गई? सर यहां से काटना पड़ेगा, ठीक वो कोई नहीं, मैं कंफ्यूजन दूर कर लूं। मैं तो काटो ही मत दादा, मत काटो, वीडियो अलग हो जाएगी, तो चलने दो, बस पढ़ाना शुरू कर दो। हाँ एडिट कर बस 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 मैं रुक गया इसलिए वहां पे। वीडियो तो जोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तुम्हें चल रही है तो बात तो कर दो एक ही बार में। 01 मतलब 2001 की 2010, 2.01 का मतलब 2010 बहुत तेजी से बढ़ती हुई संख्या है। मैं तो तुमसे कह रहा हूँ 1 महीने तक 50,000 है, ये जितना 5000 से मल्टीपल कर लो तुम 5 को, अगर कंटेंट डालते रहे हम 1 महीने लगातार। हाँ ज्यादा घूमना टक्कर में, जैसे ये देख रहा 10 मिनट में 47 मिनट, ठीक है। तो अपना अगर सामान्य दाब की बात करें तो सामान्य दाब होता है बच्चों 1013.25 ग्राम, 0.25 ग्राम। और या फिर इसको दूसरे मात्रक में अगर लिखें तो 1013.25 मिली बार, ठीक है बच्चों। आपने 3 बात सीखी। अगर पूछेगा आपसे सामान्य दाब किससे नापते हैं, तो बैरोमीटर से। वो कितने पारे की हाइट पर होता है, 76 सेंटीमीटर। कितना उसका मान होता है 1013.25 ग्राम या फिर 1013.25 मिली बार, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अपनी जो दाब पेटियां हैं वो पृथ्वी पर कैसे हैं। देखिए बच्चों ध्यान से सीखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार इसको पढ़ रहे हो, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और यहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा अभी यहां से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन यहां से मिलते हैं जो आपके एग्जाम में बने हैं। देखिए ये एक लगभग पृथ्वी जैसा मैंने कुछ बनाया है, इसको पृथ्वी समझना है। ये पृथ्वी मैंने बनाया। अब इसको मैं आपको दाब पेटियां दिखाता हूं क्या होते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारी पूरी पृथ्वी पर अक्षांश होते हैं, हर डिग्री पर एक अक्षांश होता है। तो बीच का अक्षांश मैंने बताया आपको 0 डिग्री, यानी भूमध्य रेखा, ठीक है बच्चों। क्या होता है कि जब मैंने आपसे बोला था कि सूर्यता भूमध्य रेखा के आसपास सबसे ज्यादा होता है, तो वो एरिया जो होता है वो एरिया बच्चों ये होता है, ये वाला। कितना हुआ ये ऊपर गया 5 डिग्री तक और नीचे भी गया 5 डिग्री तक। बच्चों कई बुक्स में आपको ये अलग अलग डिजिट मिल सकती हैं, कई बुक्स में 10 डिग्री, 8 डिग्री, 60 डिग्री लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है, 5 से 10 डिग्री का फर्क इसमें रहता है। तो आपको समझ जाना है कि जो अपना बीच का भाग है, जहां पे तापमान अधिकतम, सूर्यताप अधिकतम रहता है, वो कहां से कहां तक है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक। बच्चों इस इलाके को हम लोग बोलते हैं विषुवतीय, है ना, विषुवतीय क्षेत्र या फिर भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय उच्च दाब क्षेत्र, सॉरी निम्न दाब क्षेत्र, निम्न दाब क्षेत्र। अब देखिए मैंने इसको निम्न दाब क्यों कहा, जबकि मैं कह रहा हूं कि यहां पे सूर्यताप क्या होता है, अधिक होता है।
जब बच्चों सूर्य तप का मान अधिक होता है तो सीधी सी बात है कि यहां पे हवाएं कैसी होंगी बच्चों, गर्म होंगी। जब हवाएं गर्म होंगी तो हवाएं तो ऊपर चली गई, जब ऊपर चली गई तो बच्चों नीचे दाब कैसा रह गया, निम्न रह गया। इसीलिए शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था कि यहां पे सूर्य तप कैसा होता है, अधिक होता है। जब सूर्य तप अधिक है बच्चों तो सीधी सी बात है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई हैं तो दाब क्षेत्र कैसा हो गया बच्चों, निम्न हो गया। यानी ये कैसा है, भूमध्य रेखीय निम्न दाब का क्षेत्र। अब इसके अगर ऊपर बढ़ेंगे बच्चों तो इसके ऊपर बढ़ने पर क्या होता है, दूसरा जो भाग आता है बच्चों वो आता है 30 से 35 डिग्री पर, यानी 30 डिग्री टू 35 डिग्री। और इसी प्रकार नीचे भी आता है बच्चों 30 टू 35 डिग्री। इसमें भी 5 अक्षांशों का आप फर्क समझ लेना, जब भी एग्जाम में आएगा तो 5 अक्षांश ऊपर नीचे हम लोग करेंगे। बच्चों ये वाले कौन से होते हैं, यहां क्षेत्र को हम कहते हैं बच्चों उपोष्ण। उपोष्ण यानी ट्रॉपिकल, उपोष्ण। अब यहां पे दाब होता है बच्चों उच्च, उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। और इसी प्रकार नीचे भी उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यहां पे उच्च दाब क्यों होता है, अब मेरी बात समझिए। होता क्या है कि ध्रुवों से हवाएं चलती हैं नीचे की ओर और यहां से भी नीचे की ओर चलती हैं। इसी प्रकार जो हवाएं यहां से ऊपर उठती हैं ये भी ऊपर की ओर चलती हैं। तो ये दोनों हवाओं का जो मिलन होता है बच्चों वो इन अक्षांशों के बीच में होता है। यहां पे हवाएं इकट्ठी होती हैं ज्यादा, इस वजह से यहां पे दाब कैसा हो जाता है बच्चों, ज्यादा हो जाता है। ऐसे और ऊपर बढ़ेंगे बच्चों तो एक अपना ये आता है रीजन, यहां पर ये है अपना 60 से 65 डिग्री तक, और ऐसे नीचे भी 60 से 65 डिग्री तक बच्चों, क्योंकि ध्रुवों के पास में है इसलिए इसे बोलते हैं उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। और ऐसे नीचे भी उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए निम्न दाब क्यों है, हम अभी तक बोल रहे थे कि यहां पे ध्रुवीय क्षेत्र में तो हवाएं ठंडी होती हैं तो दाब अधिक होना चाहिए, तो यहां पर निम्न क्यों है, समझिए उस बात को। हमने भी क्या पढ़ा कि हवाएं जो यहां से चलती हैं तो नीचे की ओर बढ़ जाती हैं। जब हवाएं यहां से उतर के नीचे पहुंच गई तो यहां तो हवाएं कम हो गई, जब हवाएं कम हो गई तो दाब भी कैसे रह गया बच्चों, निम्न रह गया। इसके बाद जो चौथी श्रेणी होती है बच्चों वो होती है ध्रुवीय क्षेत्र, ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र। और ऐसे नीचे भी ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र, उच्च दाब क्षेत्र। बच्चों ध्रुवों पर हमेशा उच्च दाब रहता है क्योंकि यहां पे हवाएं कितनी भी नीचे आ जाएं लेकिन बहुत सघन होती हैं, बहुत डेंस होती हैं, इसलिए यहां पर दाब हमेशा उच्च रहता है। हमारे एग्जाम में जो पूछता है बच्चों वो इन अक्षांशों के बारे में पूछता है कि कहां से कहां तक भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र है या कहां से कहां तक उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र है। ऐसे क्वेश्चन आपसे ध्यान में रख के पूछता है। दो क्वेश्चन यहां पे आपको और ध्यान रखने हैं बच्चों। देखिए जो भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र है बच्चों, इसका एक नाम और भी है, इसको हम लोग शांत क्षेत्र भी बोलते हैं, और या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डोल्ड्रम, डोल्ड्रम क्षेत्र या डोल्ड्रम रीजन। ठीक है, तो आपसे सीधे पूछेगा कि डोल्ड्रम रीजन कौन सा होता है, डोल्ड्रम क्षेत्र कौन सा होता है, शांत क्षेत्र कौन सा होता है, तो हमारा आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। या आपसे उल्टा पूछेगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र। ऐसे ही बच्चों जो 30 से 35 वाले क्षेत्र होता है इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्स लैटिट्यूड, यानी अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, इसको क्यों बोलते होंगे, पुराने जमाने में आज से हजारों साल पहले जब व्यापारी जाते थे तो अपने जहाजों को हल्का करने के लिए वो इन अक्षांशों के बीच में पहुंचने पर अपने जो घोड़े थे, अपने जो खच्चर थे, जो जरूरतमंद सामान नहीं था उनको वो समुद्र में फेंक दिया करते थे, है ना। तो इसी को बोल दिया हमने अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, तो अभी अपने को समझ में आ गया कि दाब पेटियां कहां से कहां तक हैं, दाब पेटियां कौन सी कहां हैं, किस किस के क्या नाम है, अपने को समझ में आ गया। अपने से ये अक्षांश पूछता है बच्चों तो अक्षांश के बारे में ध्यान रखिएगा, 5 डिग्री का फर्क हमेशा लेके चलिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछे भूमध्य रेखीय निम्न दाब क्षेत्र और 5 से 5 ना हो, 7 से 7 हो या 10 से 10 हो, तो 5 का डिफरेंस हमेशा लेके चलिएगा, वो अपने को अपना सहायता देगा। ये हमने दाब पेटियां पढ़ी बच्चों। दाब पेटियों के बाद अब एक बात बहुत ध्यान से जरा सुननी है, बहुत ध्यान से समझनी है, तभी हम लोग अगले टॉपिक के लिंक को समझ पाएंगे। मुझे बताओ बच्चों, एक गुब्बारा है मेरे पास, ठीक है, उस गुब्बारे में हवा भरी मैंने और उस गुब्बारे को फोड़ दिया।
तो हवा गुब्बारे से बाहर निकलेगी या अंदर निकलेगी? बताओ। जिसके अंदर दिमाग होगा वो ये बता पाएगा। जब मैंने गुब्बारे को भरा हवा और गुब्बारे को फोड़ा तो हवा गुब्बारे से बाहर जाएगी अंदर जाएगी? सिंपल सी बात है, बाहर ही जाएगी, है ना। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। ये मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें मैंने पिस्टन लगा रखा है, ये जिसको ऊपर नीचे मैं मूव कर सकता हूं, और यहां पे मैंने एक होल बना दिया। ठीक है बच्चों, मुझे सोच के बताओ, जब ये पिस्टन को मैं नीचे करूंगा तो नीचे करने पर इसके अंदर जो हवा भरी हुई है उस पर प्रेशर बढ़ जाएगा ना। और जरा सोच के बताओ कि जब मैंने पिस्टन को नीचे करा तो पिस्टन नीचे करने पर हवा इस होल से बाहर जाएगी या अंदर घुसेगी? बाहर जाएगी। जब पिस्टन को मैं नीचे करूंगा तो हवा बाहर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही कहीं का प्रेशर बढ़ता है ज्यादा तो वहां से तुरंत हवा चली जाती है कम प्रेशर की तरफ, है ना। इसका मतलब क्या है कि जहां भी पृथ्वी पर प्रेशर ज्यादा होता है बच्चों, वहां से हवा कहां जाती है? कम प्रेशर की तरफ। जैसे अगर मैं इसको देखूं, ये कैसा है बच्चों? निम्न दाब क्षेत्र। और ये कैसा है बच्चों? उच्च दाब। ये कैसा है बच्चों? उच्च दाब। इसका मतलब हवा यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां आएगी। सीधी सी बात है। अगर मैं हवा देखूं तो कुछ इस तरीके से हवा चलेगी और ऐसे यहां पे चलेगी, है ना। ऐसे अगर ऊपर की बात करें तो ये उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र है। इसका मतलब यहां से यहां भी हवा चलेगी और यहां से यहां भी हवा चलेगी, है ना। और ऐसे अगर मैं आप देखूं, ये उच्च दाब क्षेत्र है तो यहां से यहां भी हवा चलेगी और यहां से यहां हवा चलेगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? हवा हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर इतनी दाब पेटियां हैं तो हवा भी कई रूपों में चलती है। अब इसके साथ एक बात और भी, अपनी पृथ्वी घूम भी तो रही है, अपनी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम भी तो रही है। जब घूमेगी तो हवाओं का रुख इधर की तरफ चल जाएगा। यानी अगर मैं सही से करूं तो ये हवा बिल्कुल नीचे ना चलकर थोड़ा तिरछा रुख लेगी, कुछ इस तरीके से। और ऐसे ये वाली हवा भी क्या लेगी? कुछ तिरछा रुख लेगी, यानी कुछ इस तरीके से। बच्चों क्या ये बात समझ में आई? दोबारा एक बार समझ लीजिए, हवा कहां से कहां चलती है? अधिक दाब से कम दाब की ओर। तो मैंने जहां जहां अधिक दाब था वहां से कम दाब की ओर चलाया। फिर मैंने बोला कि अपनी पृथ्वी घूम भी रही है। जब घूम रही है तो हवाओं पर एक फोर्स लगेगा, रोटेशन या कोरियोलिस, मैं आपको समझाऊंगा आगे। जब वो फोर्स लगेगा तो हवाओं का रुख इधर की तरफ हो ही जाएगा। जब पश्चिम से पूरब चलती है तो पश्चिम से पूरब हो ही जाएगा। इसका मतलब हवाएं यहां चलेंगी। ऐसे अगर यहां की बात करूंगा तो ये हवाएं भी उल्टी चलेंगी, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपको हवाओं के बारे में समझना है। इसी को अपना अपना अगला टॉपिक हमने समझाएंगे, इसी के बारे में पढ़ेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, तो इस तरीके से जो हवाएं चल रही हैं बच्चों, इसी के बारे में अगला टॉपिक है। हमको अब पढ़ना है इन दाब पेटियों के कारण हवाओं का रुख क्या रहता है, या हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी हवाएं चलती हैं, कैसी कैसी विंड्स होती हैं। अपना अगला टॉपिक यही है, हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम पढ़ते हैं विंड्स के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की विंड्स होती हैं, उन्हीं को आगे इलैबोरेट करके हम लोग पढ़ते हैं। विंड्स पढ़ने से पहले दो प्रकार के फोर्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेंगे तो हमको थोड़ी सी जानकारी अच्छी हो जाएगी। एक को हम कहते हैं रोटेशन फोर्स और एक को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। समझेंगे बहुत ध्यान से। देखिए, ये अपनी पृथ्वी हमने देखा था। ये पृथ्वी हमको मालूम है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। बच्चों जब एक फुटबॉल है, मुझे जरा सोच के बताना, एक फुटबॉल है, उसके ऊपर धूल चिपकी हुई है या मिट्टी चिपकी हुई है। अगर उस फुटबॉल को मैं घुमाऊंगा तो मुझे बताओ धूल भी तो घूमेगी ना, और जब धूल घूमेगी तो धूल भी फुटबॉल की दिशा में ही घूमेगी। बिल्कुल ऐसे बच्चों पृथ्वी पर होता है। जब अपनी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो उसके ऊपर की जो हवाएं हैं बच्चों वो भी घूमती हैं, है ना। अभी जरा एक बात सोच के देखना कि जब भी हम कोई चीज घुमाते हैं बच्चों तो उस घुमाव का यानी उस रोटेशन का जो फोर्स होता है वो उसके मिडिल में कैसा होता है? ज्यादा होता है, और जो उसके छोर होते हैं वहां पर कैसा होता है बच्चों? कम होता है। बिल्कुल ऐसा ही पृथ्वी पर है। पृथ्वी के रोटेशन का जो फोर्स है, यानी पृथ्वी का जो घूर्णन बल है, घूर्णन बल, ये बच्चों अधिकतम होता है भूमध्य रेखा पर। अधिकतम कहां होता है बच्चों? भूमध्य रेखा पर। और जो न्यूनतम होता है बच्चों, वो न्यूनतम कहां होता है बच्चों? ध्रुवों पर। इतनी बात अपने को समझ में आई। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तो उस पर जो घूर्णन बल लगेगा, जो रोटेशन फोर्स लगेगा बच्चों, वो अधिकतम कहां होगा? भूमध्य रेखा पर। और न्यूनतम कहां होगा बच्चों? ध्रुवों पर होगा। इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब ये कि भूमध्य रेखा पर जो हवाएं होंगी वो तेजी से घूमेंगी,
और जो ध्रुवों पर हवाएं होंगी वो कम तेजी से घूमेंगी। ऐसे तो होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। जब अधिकतम बल भूमध्य रेखा पर है उसके बाद भी जो भूमध्य रेखाएं की हवाएं हैं वो उतनी तेजी से घूम नहीं पाती जितनी तेजी से ध्रुवों की हवाएं घूमती हैं। और इसी बात का कारण है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। बच्चों कोरियोलिस भी एक ज्योग्राफर थे, एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने ये बात समझाई थी। जैसा मैं पुरानी बात से आपको जोड़ता हूं, हमने पढ़ा था अभी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य तप कैसा होता है बच्चों, ज्यादा होता है। जब ज्यादा होता है बच्चों तो यहां से हवाएं गर्म होकर पृथ्वी से क्या हो जाती हैं बच्चों, दूर। जब पृथ्वी से दूर हो जाती हैं तो पृथ्वी के घूमने पर उन हवाओं पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे केस में जो अपने ध्रुव हैं यहां पर हवाएं कैसी होती हैं बच्चों, ठंडी होती हैं। जब ये हवाएं ठंडी होती हैं बच्चों तो ठंडी होकर पृथ्वी के पास रहती हैं और भले ही से अपना रोटेशन फोर्स यहां पे कम है लेकिन उसके प्रभाव में ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि बहुत पास है, इसलिए यहां पर कैसा होता है बच्चों, उनका घुमावदार ज्यादा होता है। इसका मतलब अगर आपसे पूछेगा रोटेशन फोर्स कहां पर ज्यादा है तो हम बोलेंगे भूमध्य रेखा पर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कोरियोलिस बल या कोरियोलिस प्रभाव कहां पे अधिकतम है तो हम बोलेंगे बच्चों ध्रुवों पर। उसका रीजन वही है कि भूमध्य रेखा पर हवाएं कैसी हैं बच्चों, दूर हैं। जब दूर हैं तो वो कम घूम पा रहा है और यहां पर कैसी हवाएं पास हैं तो वो अधिक घूम पा रहा है। इसी प्रकार जो न्यूनतम होगा बच्चों, ये न्यूनतम कहां हो जाएगा बच्चों, भूमध्य रेखा पर। इतनी बात समझ में आई हमको? क्या इतनी बात समझ में आई कि अपनी जो हवाएं हैं उन पर रोटेशन फोर्स लगता है वो कहां पे होता है, भूमध्य रेखा पर कैसा होता है, ज्यादा होता है, और न्यूनतम कहां होता है, ध्रुवों पर होता है। लेकिन क्योंकि हवाओं पर कोरियोलिस प्रभाव भी लगता है, वो कोरियोलिस प्रभाव कहां होता है, अधिकतम कहां होता है, ध्रुवों पर होता है, और न्यूनतम कहां होता है बच्चों, भूमध्य रेखा पर होता है। अब समझिए इन बलों का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी हवाओं पर, जरा समझिए, डायग्राम समझेंगे बच्चों। हमने अभी देखा था एक नॉर्मल सी बात कि बीच में दाब कैसा था बच्चों, कम था, और यहां पे दाब कैसा था बच्चों, अधिक था। ऐसे यहां पे दाब कैसा था बच्चों, अधिक था। हमने सीखा कि हवाएं कहां चलती हैं, अपने अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती हैं, यानी यहां से कम दाब की ओर चलेंगी इस तरीके से, ठीक है। अब सुनिए होता क्या है, होता यह है कि जब यह बल लगता है तो पृथ्वी जब पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है तो हवाएं भी इधर की ओर घूम जाती हैं। जब हवाएं भी इधर की ओर घूमती हैं तो बच्चों हवाओं का मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। जो अपना उत्तरी गोलार्ध है बच्चों, इसमें हवाएं घूमती हैं अपने एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो अपना साउथ है इसमें घूमती हैं बच्चों हवाएं अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी यहां पर हवाएं घूमेंगी क्लॉकवाइज और यहां पर घूमेंगे बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? जब इस तरह की हवाएं घूमती हैं तो देखिए कैसे घूमती हैं, एक बात और समझिए। जब हवाएं घूमती हैं बच्चों तो कुछ इस तरीके से रहता है, जैसे जो हवाएं नीचे की ओर आती हैं बच्चों वो प्रेशर से किधर जाती हैं, इस तरीके से मूवमेंट करती हैं। ऐसी जो हवाएं इधर आ गई हैं इनके पीछे से भी और हवाएं आएंगी तो ये और ऊपर की तरफ घूमती हैं, और इस तरीके से इनका मूवमेंट इस तरीके से क्लॉकवाइज बन जाता है। और ऐसे ही जो हवाएं नीचे हैं बच्चों वो नीचे की ओर आ रही हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज बनता है बच्चों तो यही हवाएं इधर की ओर मूवमेंट करती हैं। जब और हवाएं आती हैं तो और हवाएं नीचे हो जाती हैं, और इस तरीके से एक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हवाओं का बन जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये इस तरीके से, ठीक है ना। जब भी आपसे पूछेगा कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा होगा तो क्लॉकवाइज होगा, और यहां पे कैसा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। बच्चों यही आपको ध्यान करनी है, दो बातें, रोटेशन फोर्स कहां पे होता है ज्यादा तो भूमध्य रेखा पर, लेकिन कोरियोलिस बल कहां पे होता है बच्चों ज्यादा, हम बोलेंगे ध्रुवों पर। अगर पूछेगा आपसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसा होता है तो क्लॉकवाइज हवाएं घूमती हैं, और साउथ में कैसा होता है बच्चों तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं, ठीक है। अब एक डायग्राम में दोबारा आपको बनाता हूं, देखिए इस वाले डायग्राम को अगर मैं बाहर बना के दिखाऊंगा तो कुछ ये इस तरीके से बनेगा। जो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में नीचे की ओर आ रही हैं बच्चों वो इधर की तरफ घूम जाती हैं। ऐसी जो हवाएं यहां जा रही हैं बच्चों ये ऊपर की ओर चली जाएंगी क्योंकि प्रभाव ऊपर की ओर है। ऐसी जो हवाएं इसकी ओर चल रही हैं वो भी इधर की ओर मुड़ जाएंगी, और यहां जो हवाएं चल रही हैं वो भी इस तरीके से मुड़ जाएंगी। बिल्कुल यही चीज होगी बच्चों साउथ में, जो हवाएं ऊपर की ओर जा रही हैं इस तरीके से वो इधर एंटी क्लॉकवाइज चली जाएंगी।
यही हवाएं जब नीचे आएंगी तो ये नीचे की ओर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगी, और यही हवाएं जब नीचे चलेंगी तो इस तरीके से मुड़ जाएंगी, और यही हवाएं जब ऐसे होंगी तो इस तरीके से इनका मूवमेंट हो जाएगा। अब इसके बेस पर आपको हवाओं के रुख समझने हैं जो हमारी पृथ्वी पर चलती हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। ठीक, तो अपना अगला टॉपिक बच्चों है विंड्स। विंड्स के बारे में समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा बच्चों, काम में आएगा भी। विंड्स यानी पवने। हमने समझा कि किस प्रकार पृथ्वी पर तापमान अलग अलग रहता है, उसकी वजह से अलग अलग दाब क्षेत्र बनते हैं, अलग अलग दाब क्षेत्रों में हवाएं चलती हैं, उन हवाओं पर रोटेशन और कोरियोलिस बल लगते हैं। उसके बाद अब पढ़ रहे हैं हम लोग कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की पवनें होती हैं। यहां से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए बच्चों, वहां से आपको समझ में आएगा कि वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको जरूर यहां से क्वेश्चन मिलेंगे अपने एग्जाम्स में, तो देखते रहिए। पवनों की अगर बात करें बच्चों, तो पवनें पृथ्वी पर 3 प्रकार की होती हैं मुख्यतः। पहली होती हैं बच्चों स्थायी पवनें, या इनको हम बोलते हैं परमानेंट विंड्स। इसी प्रकार बच्चों दूसरी होती हैं अस्थायी पवनें, जिनको हम लोग बोलते हैं टेम्पररी विंड्स। और तीसरी होती है बच्चों क्षेत्रीय पवनें यानी लोकल विंड्स। क्षेत्रीय पवनें यानी लोकल विंड्स। ठीक है, तो अभी इनके बारे में पढ़ना है। अगर इसको हम आगे और क्लासिफाई करें बच्चों, इस डायग्राम को मिटाता हूं मैं, दोबारा आपको सामने बनाऊंगा, आपको ध्यान करनी है। देखिए, अगर इनको हम आगे और क्लासिफाई करें तो हमारी जो स्थायी पवनें होती हैं बच्चों, ये भी फिर आगे चल के 3 प्रकार की होती हैं। एक को हम कहते हैं अपनी व्यापारिक पवनें, यहां से कई सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में बनते हैं, ट्रेड विंड्स। दूसरी होती है बच्चों पछुआ पवनें, वेस्टरलाइट्स। और तीसरी होती है बच्चों ध्रुवीय पवनें। इसी प्रकार जो अपना अस्थायी पवनें होती हैं, ये भी बच्चों 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती हैं आपकी मानसून पवनें, दूसरी अपनी होती हैं स्थल समीर, स्थल जल समीर, और तीसरी होती हैं बच्चों पर्वतीय, पर्वतीय समीर। बच्चों जो क्षेत्रीय पवनें होती हैं, ये कई प्रकार की होती हैं, आपने कई बार नाम भी सुने होंगे, जैसे लू होती है, या फोन पवनें होती हैं, चिनूक पवनें होती हैं। ऐसी कई प्रकार की क्षेत्रीय पवनें होती हैं जो विशेष क्षेत्रों में चलती है। ठीक है, तो अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम इन्हीं पवनों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार पढ़ के आएंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां से क्वेश्चन भर के आते हैं अपने एग्जाम में, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा। तुरंत चैनल का बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो आए किसी भी लेक्चर की, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बच्चों ध्यान रखिए, लाइव क्लासेस बहुत जल्दी शुरू होने वाली हैं, तो चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे आप लोग। एग्जाम के लिए तुरंत अब डट जाइए, बहुत जल्दी बहुत से मौके आपको मिलने वाले हैं। हम लोग भी यहां डटे हुए हैं आप लोग के लिए, सारी चीजें तैयार कर ली गई हैं और डेली हम लोग अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। उनसे जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो देखिए और जितना हो सके उतना जुड़े रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पवनों के टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बचे रहिए।